तो कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चे लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आप लोग सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक हमारा सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका पावर हाउस ऑफ सेल है। तो आज हम लोग जानेंगे इसे पावर हाउस बोलते क्यों हैं, है ना। ठीक है, तो हम लोग इसके डेफिनेशन, फंक्शंस, इसके स्ट्रक्चर, इसके सारे डिटेलिंग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो डेफिनेशन की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल ऑर्गेनल फाउंड इन एरोबिक यूकैरियोट्स। सो जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, उन सभी में ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और एक महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनल की भूमिका निभाता है। सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं? सेल के अंदर जो ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं जो सेल को प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करने में हेल्प कर रहे हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सो दे प्ले क्रूशियल रोल इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मेटाबॉलिज्म का एक बहुत ही अहम भूमिका है एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में, है ना। और क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है। क्रेब साइकिल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे इनसाइड द मेटाबॉलिज्म, जो कि आपको एनर्जी को लिबरेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के प्रोडक्शन के वजह से इसे हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो आपको एचडी डायग्राम में दिखाया गया है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया ही है ना। सो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी इन पर्टिकुलर व्यक्ति ने की जिनका नाम है पॉलिकर। ठीक है, कब किया? 1880 1880 1880 में। लेकिन जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया वो दिया गया दूसरे साइंटिस्ट, अनदर साइंटिस्ट जिसका नाम था बेंडा। ये टर्म कब दिया गया? 1897 में। ठीक है, तो एक्चुअली जो ये शब्द है आपका माइटोस, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है थ्रेड। ठीक है, जो धागा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और कॉन्ड्रियन जो है जिससे हमारा बन रहा है माइटोकॉन्ड्रियन। कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्स। ग्रेन्स जो छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स, है ना, उन्हें ग्रेन शब्द से दर्शाया जाता है। ठीक है, इससे बनता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटो का मतलब हो गया थ्रेड और कॉन्ड्रिया का मतलब हो गया ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर चलते हैं आगे की ओर। अब बात कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में। ठीक है, सो कैसे इसे ऑब्जर्व किया गया? एक सेकेंड जरा। सो हाउ वी ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल को हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोप पे देखने से, सिर्फ रख देने से हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। उन्हें हमें करना पड़ता है स्टेन। क्या करना पड़ता है? स्टेन। स्टेन का मतलब हो गया कि उन्हें हमें डाई करना पड़ेगा। डाई करना मतलब कलर करना पड़ेगा। ठीक है, और कौन से डाई से? जेनस ग्रीन। जेनस ग्रीन एक पर्टिकुलर तरह का स्टेनिंग मेथड है, डाई है, जिसके द्वारा हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, आप किसी भी सेल ऑर्गेनल को बिना स्टेन किए नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं। और हर एक सेल ऑर्गेनल जो होता है
वो अपना डिफरेंट कलर से ही, डिफरेंट स्टेन से ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो विजिबल अंडर ए लाइट माइक्रोस्कोप, है ना। तो ये जो लाइट माइक्रोस्कोप इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हमने कई बार माइक्रोस्कोप हमारे स्कूल में देखा होगा। तो किस प्रकार से रहता है, यहाँ पे लेंस रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो लाइट स्कोप माइक्रोस्कोप से विजिबल है, लेकिन अगर हमें उनके डिटेल स्ट्रक्चर को पढ़ना है, उनके अंदर जो मेम्ब्रेन है वो कैसी है, मेम्ब्रेन के ऊपर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, है ना, क्या क्या चैनल्स अवेलेबल है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हम लोग उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अकरेंस, कहाँ कहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो पाया जाता है वो आपकी प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाएगा, वहाँ एब्सेंट्स होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर प्रिमिटिव, है ना। तो उनके अंदर जो मॉडिफाइड सेल ऑर्गेनल्स हैं वो नहीं है, है ना। कुछ ही लिमिटेड कुछ सेल ऑर्गेनल हैं जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो एनारोबिक यूकैरियोट्स है उनके अंदर भी क्या होता है, आपका प्रोकैरियोट, आपके माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। सो इन प्रोकैरियोट्स एंड एनारोबिक यूकैरियोट्स माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट फाउंड। ठीक है। प्रेजेंट इन वेरिंग नंबर्स डिपेंडिंग ऑन सेल एक्टिविटी, है ना। तो कई ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा, इन्हीं में कम देखने मिलेगा। यानी कि जिस सेल को जितना एनर्जी प्रोडक्शन का काम होगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है। डोरमेंट सेल्स, देयर आर फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया, जो डोरमेंट सेल्स होते हैं, जो काफ़ी इनएक्टिव होते हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो काफ़ी कम होती है। जैसे कि आपके जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, है ना, सपोज ये आपका सीड है और ये जर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, तो उनमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या काफ़ी देखने को ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, समझ में आया। उसी प्रकार से ग्रीन प्लांट्स फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया देन नॉन ग्रीन प्लांट्स, जैसे कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या काफ़ी कम होती है ना, कंपेयर टू एनिमल्स, कंपेयर टू प्लांट सेल्स। ठीक है। सो ये था हमारा ऑब्जर्वेशन को लेकर के कुछ बातचीत। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने यहाँ तक अभी डिटेल में पढ़ा। अब बात कर लेते हैं उसके पोजीशन के बारे में। हमने यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया का लगाया हुआ है। पोजीशन के बारे में हम लोग को भी पढ़ना है। ठीक है, एक सेकंड में कलर बदल लेता हूँ। ठीक है, पोजीशन डिपेंड्स ऑन एनर्जी एंड अमाइनो एसिड रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो पोजीशन जो माइटोकॉन्ड्रिया का है उस हिसाब से भी चेंज हो सकता है जिस सेल में एनर्जी और अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है। ठीक है। रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, यानी कि जो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स है जिनमें जिनके अंदर कुछ खास फंक्शन वगैरह नहीं होते हैं, उनमें ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि ऐसे सेल्स हैं कि जिन्हें उन्हें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ खास फंक्शंस नहीं करने हैं, है ना। तो उनके अंदर बस ऐसे ही रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी खास मकसद को लेकर के उनमें पोजीशन माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं दर्शाया गया। वहीं पे जो एक्टिव सेल्स है लोकेटेड इन पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, लेकिन ऐसे सेल्स जो एनर्जी प्रोडक्शन में करते हैं, जो स्पेशलाइज्ड है, उनमें जो साइटोप्लाज्म का पेरिफेरल हिस्सा होता है वहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। फिर ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन अलाइन नियर द स्पिंडल। ठीक है, तो न्यूक्लियर डिवीजन जब कैरियोकाइनेसिस हो रही होती है उस समय ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्पिंडल के साथ अलाइन कर जाता है। स्पिंडल सेल्स होते हैं जो आपके सेल डिवीजन में देखने को मिलते हैं। फिर इन मसल सेल्स लोकेटेड इन लाइट बैंड्स बिटवीन कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स। तो आपने मसल सेल्स देखा होगा, उसमें आपके लाइट बैंड होते हैं, डार्क बैंड्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसमें आपका जो लाइट बैंड वाला स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये आपका लाइट बैंड हो गया, ठीक है, फिर कुछ होते हैं डार्क बैंड, तो इस प्रकार से होते हैं, है ना। तो जो लाइट बैंड वाले स्ट्रक्चर में आपको जो कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स है वहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे।
ठीक है। फिर अबंडेंट नियर सीलिया और फ्लैजेला। इससे हम लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जिनमें सीलिया और फ्लैजेला पाया जाता है फूड कैप्चर के लिए, मूवमेंट के लिए। तो जाहिर सा बात है कि जो इंडिविजुअल, जो ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है प्यारा सा, उसकी भी संख्या उसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, है ना। ठीक है। शेप एंड साइज की अगर बात करें तो बेसिकली ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एक ऐसा आपका सिलिंड्रिकल, हम लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में। ठीक है, कैसा होता है, ये सिलिंड्रिकल टाइप का होता है। इसकी जो लेंथ है वो 1.0 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर की होती है। ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे सकते हैं। और डायमीटर जो है आपका 0.2 से लेके 1.0 माइक्रोमीटर तक पाया जा सकता है। सो अभी हमने पढ़ा पोजीशन ऑफ सेल्स। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। एक सेकेंड, जरा सा चो। सो कंपोजिशन, हाँ, कंपोजिशन मतलब अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, इसमें जो प्रोटीन्स हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये आपके प्रोटीन का, सॉरी, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है। एक लेयर ये वाला हो गया और एक लेयर ये वाला हो गया। उसी प्रकार से इस पर कई सारे प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि आपका ये जो एटीपी सिंथेज है, ये स्ट्रक्चर, ये भी एक तरह का प्रोटीन है। तो इस पर 60 to 70% जो होते हैं वो प्रोटीन पाए जाते हैं। वहीं पे लिपिड्स देखें बात करें तो इस पर 25 to 30% लिपिड्स होते हैं। ठीक है, ये हमें चीज़ें याद रखनी है। 25 to 30% लिपिड हमें मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। वहीं पे आरएनए जो है वो मात्र 5 to 7% होता है। फिर हमारा जो प्यारा सा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है काफ़ी कम हिस्सा में मिलता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है वो आपका सर्कुलर होता है इस तरीके से, और डबल स्ट्रैंडेड भी होता है। सर्कुलर है लेकिन डबल स्ट्रैंडेड है। मिनरल्स जो होते हैं जैसे कि मैंगनीज, कैल्शियम, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ये सारी चीज़ें भी हमें कुछ लिमिटेड अमाउंट में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कंपोजिशन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई lecture. So now we are stepping into another segment, that is your detailed structure of mitochondrial chambers. एक सेकेंड, है ना। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स। अब जो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसके बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। थोड़ा सा मैं पेन का थिकनेस बढ़ा लेता हूँ। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी है, बस आपको बस कुछ कुछ चीज़ समझाने के लिए मैं पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, है ना, ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन। इस पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और कैसे यहाँ पर चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ एंड परमिएबल टू मेनी मेटाबोलाइट्स। जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन है ये कई सारे मेटाबोलाइट्स के लिए परमिएबल है, उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने को देता है, प्रवेश करने के लिए देता है। इसके ऊपर कई सारे प्रोटीन चैनल्स होते हैं, नोन एज पोरिन्स, है ना। इस प्रकार के आपको चैनल्स देखने को मिलेंगे जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर की ओर पाया जाता है, जो कई सारे मेटाबोलाइट्स को अंदर आने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, माइन्यूट पोर्स होते हैं ये। फ्यू एंजाइम्स इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस आर प्रेजेंट।
ठीक है। कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि आपके लिपिड को सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। लिपिड सिंथेसिस एक बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट फंक्शन है सेल के लिए। प्रोटीन कंटेंट इन लो कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन, और जो प्रोटीन की जो मात्रा है वो आपके इनर मेम्ब्रेन से अगर कंपेयर किया जाए तो थोड़ी कम होती है आउटर मेम्ब्रेन में। सो नाउ हम लोग अब पढ़ेंगे इनर मेम्ब्रेन के बारे में। हमने अच्छी तरीके से डिटेल तरीके से पढ़ लिया आउटर मेम्ब्रेन। अब बात कर लेते हैं इनर मेम्ब्रेन, हमारा प्यारा सा इनर मेम्ब्रेन। ये आपका होता है सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि जिस प्रकार से हमारा आउटर मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स को, मेटाबोलाइट्स को आने दे रहा था, लेकिन ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली परमिएबल, ये सभी को अंदर आने नहीं देगा। कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को, कुछ सेलेक्टेड आयंस को, है ना, उन्हें ही बस अंदर आने देगा। रिच इन कार्डियोलिपिड, इनर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस दैट इज कार्डियोलिपिड। क्या है कार्डियोलिपिड? एक डबल फॉस्फोलिपिड आपका है, जो कि इसमें 4 फैटी एसिड के चेन होते हैं, है ना। इस प्रकार से फॉस्फोलिपिड रहता है, ठीक है। इसके ऊपर, इसके नीचे आपके 4 फैटी एसिड के आपके चेन, ये हो गया आपका कार्डियोलिपिड, ठीक है। मेकिंग इट परमिएबल टू आयंस, ये क्या करता है बेसिकली, जो आयंस हैं उन्हें अंदर आने में हेल्प करता है, ठीक है। ये आपका प्रोटीन रिच होता है इनर मेम्ब्रेन। 70 to 75% ऑफ टोटल माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके इनर मेम्ब्रेन में होते हैं क्रिस्टे, जैसे कि ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसमें आपको इस प्रकार से फोल्डिंग्स देखने को मिलेंगे। इसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? बेटा क्या बोलते हैं? क्रिस्टों, क्रिस्टे, ठीक है। समझ में आया? तो सिस्टर्नल एक्सटेंशंस दैट इंक्रीज सरफेस एरिया, तो ये जो सिस्टर्ने हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ट्यूबुलर इन प्लांट सेल, जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें ये ट्यूबुलर होते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, ठीक है। प्लेट लाइक इन मोस्ट एनिमल सेल्स, ठीक है। और यूग्लिना वगैरह में आपका वेसिकल के फॉर्म में रहता है। Enclose a space that is continuous with outer membrane, the density of cristae reflect the cell respiratory activity। बेसिकली जो क्रिस्टे है वो आपके कई सारे रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज होती हैं जो उनमें हेल्प करता है ना। क्रिस्टे बेसिकली हेल्प्स इन रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज। ये आपका प्लांट सेल में ट्यूबुलर होता है, एनिमल सेल्स में प्लेट लाइक होता है, यूग्लिना में वेसिकल्स स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। अब जो देखिए हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम लोग F0 F1 पार्टिकल्स बोलते हैं, जिन्हें हम लोग ऑक्सीजोम्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो दीज आर लोकेटेड ऑन इनर मेम्ब्रेन, दैट इज योर क्रिस्टे, जो फोल्डिंग है। A mitochondria has 10 to the power 14 to 10 to the power 15 ऑक्सीजोम्स, इसके ऊपर आपके ऑक्सीजोम्स पाए जाते हैं। And each oxysome has F1 head, स्टॉक, F0 बेस, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। फंक्शन एज एटीपी सिंथेज एंजाइम, कुछ इस प्रकार से ये दिखने को मिलेगा हमें F0 F1 पार्टिकल, ठीक है। F0 F1 जो है वो हेड वाला हिस्सा हो गया, F0 जो है वो आपका बेस वाला फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। फंक्शन एज एटीपी सिंथेज एंजाइम्स, दीज आर एटीपी को सिंथेसिस करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं उस प्रकार से ये फंक्शन करता है। सेंटर ऑफ एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, F1 एंड F0 फॉर्म रोटर एंड स्टेटर। तो बेसिकली आपका ये एटीपी सिंथेस एंजाइम की तरह काम करेगा। प्रोटॉन्स मूव थ्रू चैनल फ्रॉम बिटवीन देम टू ड्राइव एटीपी सिंथेसिस, ये प्रोटॉन्स का आपका एंट्री कराता है ताकि एक एनर्जी लिबरेशन में इसका काम हो सके। और जो बेसिकली जो स्टेटर इज कनेक्टेड टू द हेड रीजन बाय आर्म, तो इसमें दो हिस्से होते हैं, एक है आपका रोटर और एक है आपका स्टेटर, ठीक है। इस प्रकार से होता है हमारा ऑक्सीजोम्स का स्ट्रक्चर, ठीक है।
एक सेकेंड हम लोग आगे चलने वाले हैं अभी। सो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही चलता है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो आपके मेटाबॉलिज्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा हो रहा है, उसके लिए जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए जो बायो कैटलिस्ट रिस्पॉन्सिबल है, वो भी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसके इनर मेम्ब्रेन पे ही आपका लोकेटेड होता है, एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, है ना। सो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारा रेस्पिरेटरी चेन जो है एनर्जी प्रोडक्शन को करने के लिए, उसमें आपका रिस्पॉन्सिबल है। फिर है एडहेशन साइट्स। एडहेशन साइट्स क्या होते हैं? दिस आर स्पेसिफिक पॉइंट्स जहाँ पे हमारे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आपस में मिल रहे हैं, इसे हम लोग कहेंगे एडहेशन साइट्स। एक्ट एज स्पेशल परमेशन रीजन्स फॉर मेटाबोलाइट ट्रांसफर। तो बेसिकली जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उसके ट्रांसफर के लिए ये पॉसिबल है आपका, ठीक है, बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन टू इनर मेम्ब्रेन। सो वाटर एडहेशन साइट, दिस आर a point where outer membrane and inner membrane meet. ठीक है, बात करेंगे अब आउटर चैम्बर, दैट इज योर वेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है, उनके बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, समझ में आ गया। एक्सटेंड्स इनटू द क्रिस्टे स्पेसेस, इसके बीच में हमारा क्रिस्टे पाया जाता है। इनकी जो विड्थ है वो 60 टू 100 एंगस्ट्रॉम्स होती है। कंटेन्स फ्लूइड एंड फ्यू एंजाइम्स, और इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, द कोर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन कंटेन्स सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स रिच इन प्रोटीन्स, इसमें आपका प्रोटीन्स रहेगा, राइबोसोम्स रहेंगे, आरएनए पाए जाएंगे, और हमारा साइट सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी हमारा अवेलेबल होगा हमारे आउटर चैम्बर में। ठीक है, और एंजाइम्स होंगे क्रेब्स साइकिल के लिए, टीसीए साइकिल के लिए। सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑटोनॉमी। देखिए, सेल के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो ऑटोनॉमस हैं, यानी कि न्यूक्लियस उन्हें कंट्रोल करता है लेकिन उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है ना, सेमी कंट्रोलेबल। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो खुद की कंट्रोल अपने खुद के पास रखते हैं, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एग्जिबिट अ लार्ज डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। ठीक है, और इंडिपेंडेंस, है ना, ये इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपना खुद का डीएनए है, जिसे हम लोग एम्प्टी डीएनए बोलते हैं, क्योंकि हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। एक सेकंड बच्चे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस इट्स ओन एमआरएनए, और वो अपना खुद का एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए क्या होता है? ये सब आपके बाय प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके बेसिकली रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन बनने की प्रक्रिया में काम आते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पोसेसेस देयर ओन राइबोसोम्स, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का राइबोसोम भी होता है जो कि आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइजेस ऑफ देयर ओन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, और ऐसे प्रोटीन्स जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रही हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही सिंथेसिस करता है। And most mitochondrial proteins are synthesized under the instruction of nuclear DNA. कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं, लेकिन उन्हें इंस्ट्रक्शन आता है हमारे न्यूक्लियस के डीएनए से। ठीक है, दे ग्रो इंटरनली लाइक प्रोकैरियोट्स। ओके, न्यू माइटोकॉन्ड्रिया इज डेवलप्ड बाय बाइनरी फ्यूजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेप्लिकेशन होता है ना, उसका फिर आपका डीएनए डबल हो जाता है। दे आर सेमी ऑटोनोमस, नॉट फुल्ली इंडिपेंडेंट। हमने कहा था
हमने डिस्कस किया कि माइटोकॉन्ड्रिया कंट्रोल खुद पे है, लेकिन कुछ कंट्रोल न्यूक्लियस के पास भी रहता है। फिर ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया बिलीव टू हैव इवॉल्व एज एंडोसिम्बायोन्स। सो एक थ्योरी आई थी जो मार्गलिस ने दी थी 1971 में, उन्हें कहा गया था, उसे कहा गया था एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन है वो एक थ्योरी के द्वारा मतलब दर्शाया गया। इसे कहा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया का आपका एंडोसिम्बायोन्ट है ना। हम लोग जब एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी पढ़ेंगे तो हम लोग उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। So now we are uh, in the final part of the mitochondria lecture, that is your functions of mitochondria. So these functions are very important, you have to remember it all, because these are going to come in your exams, either it is competitive, either it is your 12th board exam, any kind of exams. So अब हमने पता चल गया कि पावर हाउस इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपका एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके अंदर कई सारे मेटाबॉलिज्म्स चलते हैं, पाथवेज चलते हैं, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म एटीपी यूजिंग एंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स। जो बेसिकली एनर्जी है वो आपके एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही स्टोर होता है। एटीपी सपोर्ट्स वाइटल फंक्शंस लाइक बायोसिंथेसिस मूवमेंट्स। तो एटीपी प्रोडक्शन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है वो आपका कई सारे एक्टिविटीज में हेल्प करता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड इंटरमीडिएट्स फॉर सेवरल बायोमोलिक्यूल्स लाइक क्लोरोफिल। सो ये देखिए, क्लोरोफिल जो प्लांट सेल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है साइटोक्रोम्स, दीज स्टेरॉइड्स, एल्कोलॉइड्स, दीज आर मेटाबोलाइट्स, यानी कि इनको बनने के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इंटरमीडिएट्स को प्रोवाइड करता है, ताकि इन मॉलिक्यूल्स की जो फॉर्मेशन हो वो प्रॉपर तरीके से हो सके। मैट्रिक्स एंजाइम सिंथेसिस फैटी एसिड्स, elongation happen in आउटर मेम्ब्रेन। जो मैट्रिक्स है वो कई सारे फैटी एसिड्स को सिंथेसिस कर रहा है ना। और यहाँ पे अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस भी होती है, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। ये ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड आपके दोनों एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं, दीज आर नेगेटिवली चार्ज। माइटोकॉन्ड्रिया कैन स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम एज नीडेड। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल के अंदर कैल्शियम के अमाउंट को भी बना के रखता है, ताकि सेल के अंदर जब भी कैल्शियम की कमी हो जाए उसे माइटोकॉन्ड्रिया पूरी कर सके। ठीक है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर मैटरनली इनहेरिटेड। इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमें हमारे मदर से, हमारे माता से, हमारी मम्मी से माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है। So you should be thankful to your mother because she is giving you entire life and a very important organelle, that is mitochondria. Because of this you can generate energy each and every moment. Okay. Thank you बच्चों, this was all about today's lecture। आज हमने जो पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल लेक्चर हमने पढ़ा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।